लगातार उसके फायदे गिना रही है। वो युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार करना चाहती है भारतीय सेना में, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की एक ऐसी फौज है जो सरकार से संतुष्ट नहीं है, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। डिफेंस एक्सपर्ट की नजर में सरकार का यह कदम अच्छा है या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सुधार किए जाने की इसमें जरूरत है? देखिए चित्रा जी, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू अगर मैं गवर्नमेंट का लूं तो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे हो। हमें रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। एक बैलूनिंग पेंशन जो बजट है वो बढ़ रहा है, वहां से पैसे बचाकर हम अपनी सर्विसेज को ज्यादा मॉडर्नाइज करके स्टेट ऑफ द आर्ट कर सकते हैं। साथ में जो अभी अग्निवीर की योजना के अंदर इनको 22-23 साल 10-12 लाख रुपए मिलते हैं और फिर वो अपना एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उनके साथ उनका अगली सारी उम्र होती है उसके साथ। ये अगर हम चीजों को देखा जाए इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर तो वो मुझे सभी ठीक लग रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जो काम करना होता, जब किसी चीज को अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसके अंदर हार्ट भी आ जाता है, दिल भी आ जाता है। दिल और जो आपका हेड है और दोनों मैच करने चाहिए। अगर हम लोगों के दिल को देखें तो हमारे जो फौजी जवान आते हैं वो सारे गांव से आते हैं, बिल्कुल उनका सोशल फैब्रिक बिल्कुल डिफरेंट है। वो ज्वाइन करते हैं रोजी रोटी के लिए करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं एक वे ऑफ लाइफ के लिए करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं पेंशन के लिए, क्योंकि उनको मालूम होता है हमारे देश के अंदर ये एक है कि सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी। आपका जीवन जो है पेंशन के ऊपर चलता है। तीसरी बात जो है वो है आन बान की, कि आपका रैंक क्या है, अग्निवीर कौन सा रैंक है। हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसको कहते हैं, हाँ जी ये सूबेदार है, ये हवालदार है, ये सर्जेंट है, ये नायक है, ये रिटायर्ड है, तो उसकी गांव के अंदर एक इज्जत है, सोशल फैब्रिक के उसका कुछ उसका नाम है। ये सब चीजें जो हैं ये इसमें मिसिंग है। अगर कल अग्निवीर कोई शहादत दे देता है, कोई टेररिस्ट अटैक में मारा जाता है, तो फिर मुझे आप बताएं उसको 10-12 लाख देकर आप उसको छोड़ देंगे? उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, या उसकी वाइफ, यंग वाइफ को कहां पे जाएगी? पैसा जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि ऐसी यंग उम्र में बहुत लोग, जो चालाक लोग हैं हमारे फाइनेंस के अंदर, जो आजकल ठगने वाले, वो इसको ठग लेते हैं। और मैंने बहुत ऐसी उदाहरणें देखी हैं कि जहां पे हमारी जो वीर नारी विधवाएं हैं, जहाँ जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं लेके पैसा उनको चीट कर देते, धोखा दे देते हैं। जी। तो इसलिए हमें पेंशन जो एक हमारी साइकोलॉजी के साथ बंधा हुआ है, सोशल फैब्रिक में जो आन शान की बात है, जो हमारा एक गांव का पद्दर है, जहाँ पे जो हार्ट है इस देश का, उसको साथ, और अगर हम जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखें इनके अंदर बहुत बड़ा गैप। सर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। जल्दी से एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं, ईश्वर ना करे किसी की जान जाए, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो वो 11-12 लाख रुपए नहीं, उसके लिए एक बड़ा अमाउंट सरकार की ओर से इसमें एक बड़े अमाउंट की घोषणा की गई है। और अगर किसी भी तरह से चोट लगती है या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उनके जीवन में पैदा हो जाती है तो उसके लिए भी अलग से पैसे की व्यवस्था की गई है। तो इस बात को समझना होगा, उसके लिए अलग से अमाउंट की व्यवस्था की गई है। ये 11-12 लाख रुपए ये उनके रिटायरमेंट के लिए वो सेवा निधि है। आलोक शर्मा जी मैं बता दूंगी, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी बता देंगे। आलोक जी मैं फौरन बताती हूँ आपको, वो बड़ा अमाउंट है, मैं भी तुरंत आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले अभिषेक मतिमान जी विंग कमांडर में सीधे आपके पास आते हैं। मैं आ रही हूँ सर, वो सेवा निधि है, लेकिन मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में अमाउंट अलग है। आलोक शर्मा जी मैं फौरन बता रही हूँ, शहीद का दर्जा भी नहीं है 4 साल में, 48 लाख से। आलोक शर्मा जी आपकी जानकारी 48 लाख है। हाँ ठीक है, 12 लाख नहीं है, मैं बस ये बता रही थी। कोमोडोर ने जो बातें कही मैं उसको ठीक करना चाह रही थी। शहीद से पहले नहीं है। सेवा निधि 11,71,000 है, ये सेवा निधि अलग है उसको। ठीक है सर, मैं बस यहाँ पर जानकारी देना चाह रही थी, उन्होंने 11 लाख का जिक्र किया। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी आपको क्या कमियां नजर आती है? ठीक है आलोक शर्मा जी प्लीज एक सेकेंड, भड़काना नहीं है हमें अगर युवाओं के कोई सवाल है तो सरकार तक वो सवाल पहुंचाना है ताकि उसका जवाब दे सरकार। युवाओं को भड़काना नहीं है, वो तैयारी करें, उनका अच्छा जीवन हो, उनको रोजगार मिले, हमारी प्राथमिकता पहले ये है।
विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या कमियां आपको नजर आती हैं और इसी के साथ सरकार जो वायदे कर रही है, क्या उस पर भरोसा है कि ये युवाओं की जिंदगी को बदलने वाला फैसला साबित होने वाला है? आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अपने युवा जो इस वक्त हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि ऐसा करना अवॉइड करें, क्योंकि सेना में भर्ती के लिए इन एनी केस उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बाकायदा इंक्वायरी होती है। अगर वो ऐसी किसी अप्रिय घटना में इन्वॉल्व होकर अगर उन पर कोई ऐसे चार्जेस लग जाते हैं तो आगे के लिए भी, भविष्य भी उनका खतरे में पड़ जाएगा, जो सेना में जाने के इच्छुक हैं। हैविंग सेड दैट, अब मैं आपको बताता हूं एक बार फिर से सर, इस बात को मैं चाहूंगी आप रिपीट करें। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा छात्र है जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं हिंसा के, आगजनी के, उपद्रव के, तो आपका ये कहना है कि अगर ये सेना में जाते हैं और उनके खिलाफ कोई मामला चल रहा है तो फिर आगे के लिए उनमें परेशानी हो सकती है, उनके करियर के लिहाज से? नहीं होगी, उनकी भर्ती ही नहीं होगी, क्योंकि सेना में भर्ती से पहले पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाता है। इस वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जाना चाहते हैं, सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि इस तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना अवॉइड करें। ये मैं कह रहा था। ठीक है। इसके अलावा बात ये है कि जो जिस तरह से हमने देखा कि 3-4 दिन पहले जब माननीय रक्षा मंत्री साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मेरा ये मानना है पर्सनल तौर पर, बाकी सब विषयों पर तो अभी कॉमोडोर जीजे सिंह ने भी बात करी और कई सीनियर्स रिटायर्ड ऑफिसर्स इस पर बात कर चुके हैं। उस दिन मेरा मानना ये है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थोड़ी और डिटेल्ड होनी चाहिए थी, थोड़ा सब्जेक्ट को एट लेंथ डिस्क्राइब करके करना चाहिए था, ताकि जो मैसेज युवा पीढ़ी तक जाना था वो पूरा कंप्लीट होता। इट शुड हैव बीन इन कंप्लीशन, जो नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप अब हम क्या देखते हैं कि जब उपद्रव शुरू हुआ और युवा पीढ़ी जो हमारे एस्पिरेंट्स थे, जो जाना चाहते हैं, जो सेनाओं को में जाना चाहते हैं और डायरेक्टली अफेक्टेड हैं इस नई अग्निपथ स्कीम से, वो अब इधर उधर ऐसी हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब वो इन्वॉल्व हुए उसके बाद एज अ रिएक्शन अब क्या हुआ है, 1-2 दिन बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि ओके, पहला आइटम जो है उसमें हम जो एज लिमिट है उसको बढ़ाकर 23 साल कर देंगे। अगर इस पर हमने पहले से डिटेल में पूरा डिस्कशन करके वेल थॉट आउट प्लान के हिसाब से चल रहे होते तो हमें ये चीज इनकॉर्पोरेट कर लेनी चाहिए थी। सरकार को भी पता है कि पिछले 2 साल से भर्तियां बंद थी, तो हमें पहला ये स्टेप तो रखना ही था कि जो बच्चे इस वजह से अपॉर्चुनिटी मिस आउट किए उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना था। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। क्या जल्दबाजी हो गई और उन युवाओं के बारे में सोचने में देर हो गई? हालांकि उसको दुरुस्त किए जाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन क्या देर आए और दुरुस्त भी आई? क्योंकि अलग अलग हिस्सों से आगजनी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, युवाओं को समझा पाने में ऐसा लग रहा है कि अब तक उस तरह की कामयाबी नहीं हासिल हो पाई है।